नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। लोकमंच हमारे इस खास कार्यक्रम में आज पहली बार जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कश्मीर की। पिछले तकरीबन 1.5 महीनों से कश्मीर में जारी हालात ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ाई है। केंद्र सरकार ने जो तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन पिछले 1.5 महीने से लगातार वहां पर हिंसा का दौर जारी है। तकरीबन 70 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। सरकार ने बातचीत के संकेत दिए हैं सभी लोगों से, ये भी एक बात है, लेकिन साथ ही बीएसएफ की तैनाती वैली और खासकर कश्मीर घाटी में कुछ जिलों में की गई है। ये अपने आप में कई तरह के संकेत हैं कि आखिरकार सरकार इससे निपटना चाहती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर भी जा रहे हैं। उधर कश्मीर घाटी से आती खबरें ये भी बताती हैं कि पिछले 1.5 महीनों के दौरान जो तमाम घटनाएं हुई, अलगाववादियों की तरफ से जो कुछ बयान आए, कई रैलियों में अब तकरीबन 90 के दशक के दौरान जो तरह की चीजें थी वैसी अब दोबारा दिखाई देने लगी है। आतंकवादी अब रैलियों में आने लगे हैं, हथियारों के साथ ये लोग अब खुलेआम देखे गए हैं। लिहाजा ये एक बड़ा चिंता का विषय है। हमारे लोकमंच के पहले विषय में आज हम कश्मीर के इन हालातों पर ही चर्चा करेंगे। तो सरकार की कोशिश अमन बहाली की ओर कश्मीर में जारी है। जैसा हमने आपको बताया कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह दौरे पर जा रहे हैं। इसके साथ ही खबर यह भी थी कि गैर कश्मीरी मुस्लिम नेताओं से भी राजनाथ सिंह ने इस दौरान मुलाकात की है कि आखिरकार क्या कुछ पहल की जाए। 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, उनका परिचय पहले आपसे करवा देते हैं। मेरे बिल्कुल बगल से शुरुआत करें तो श्री अंबिकानंद शाह हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अंबिका सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। श्री जवाहरलाल कौल साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कौल सर, आपका भी बहुत स्वागत है। श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत आपका। और नीलू रंजन भी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और होम मिनिस्ट्री और इंटरनल अफेयर्स को खासकर कवर करते रहे। नीलू, आपका भी बहुत स्वागत है। सरकार की कोशिश सबसे पहले जो भी अभी तक है 1.5 महीनों के दौरान, एक जनरल से पूछूं कि रिएक्शन आपका अंबिका सर, कैसे देखते हैं? और राजनाथ जी जा भी रहे हैं, मुलाकात भी हुई है इस पूरी घटना पर। देखिए, मैं इस सिलसिले में 2 बातें कहना चाहता हूं कि मैं लंबे डिबेट पे नहीं पढ़ना चाहता हूं कि किसकी गलती थी और ये हालात हुए। जी जी। क्योंकि इस हालात को यहां तक पहुंचाने में इस देश के राजनीतिक दलों का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो सत्ता में रहती है, विरोध पक्ष का काम है विरोध करना, सही चीजों का भी विरोध करना, गलत का तो खैर करना ही है। ठीक है। तो जब कांग्रेस सत्ता में थी, कश्मीर की हालत बिगड़ती थी, तो भारतीय जनता पार्टी और उस समय के सारे विरोधी दल उसका विरोध करते थे। आज वही हो रहा है। तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कश्मीर की जो आज ये हालत है, क्योंकि हम लोग एक चीज में बिल्कुल फेल किए हैं कि आतंकवाद और आतंकवादी को आजादी के बाद से कभी भी हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाए हैं, और हर कोई दोषी है इसमें। प्रधानमंत्री जी का जो बयान है कि लास्टिंग और परमानेंट सॉल्यूशन की ओर जाना चाहिए, मैं समझता हूं ये बहुत बहुत बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है। और आपने बीएसएफ की अभी बात की, जी हाँ, जी हाँ। ये बिल्कुल सेंसिबल है, इसलिए कि बीएसएफ नाम ही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और आर्मी के खिलाफ वहां कुछ माहौल बना कश्मीर में, ये सब जानते हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो अब जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भारत सरकार वहां लगा रही है, मैं समझता हूं कि फीलिंग्स को असुएज करने में यह भी एक सहायक होगा। ठीक है। कौल सर, मानते हैं कि पॉलिसी के लेवल पर जो भी इनका स्टैंड था शुरू में हुर्रियत को लेकर कश्मीर में, वो कहीं उसको कहीं झटका लगा है, या वो एक मजबूरी ऐसी हो गई है, या फिर जो भी कदम उठाए हैं वो ठीक दिशा में जा रहे हैं और वहां पर डेस्परेशन फैली है, लिहाजा ये हालत है? इस हालात के लिए प्रेजेंट सरकार की, केंद्र सरकार की जो नीति है उसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, केंद्र सरकार की नीति एक चीज है और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी में पैक्ट दूसरी चीज है। वो तो बिल्कुल राजनीति की तरह जो भारत सरकार कर रही है, मैं समझता हूं वो सही दिशा में, उसमें कहीं शक नहीं है। अब आइए आप पीडीपी सरकार पे, जिनको केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ताकत देती है, ये साबित हो चुका है कि बहुत ही कमजोर मुख्यमंत्री हैं। कैसे? ये खुद कहती हैं कि सिर्फ 5% दहशतगर्द है, और वो सही कहती हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क में जो दहशतगर्द होते हैं 5% से ज्यादा हो ही नहीं सकते। ठीक बात। फर्क क्या है कि अच्छी हुकूमत जब होती है तो जो अमन पसंद लोग 95% हैं उनको ताकत दी जाती है, ताकि वो रीग्रुप करे और इनका विरोध करे। देखिए, दहशतगर्द का सबसे बड़ा अच्छा सॉल्यूशन तो ये है कि जनता उनको सबक सिखा दे, सरकार को आने की जरूरत ही नहीं है।
तो मैं पूछना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती जी जो कह रही हैं कि सिर्फ 5%, ये कोई बहुत तारीफ की बात नहीं है, ये उनका नकारापन भी दिखलाता है। ओके। नहीं, हाँ, नहीं, महबूबा का ये कहना है कि केवल 5% लोग हैं जो अशांति फैला रहे हैं, लेकिन एक चीज आप देखिए, जो केंद्र सरकार की नीति, भारत सरकार की नीति, बिल्कुल सरकार की एक नीति होती है, लेकिन जिन और ताकतों को सरकार की नीति में कंटिन्यूटी होता है, कंटिन्यूटी होती है, वो कंटिन्यूटी दिख भी रही है, लेकिन इसको हमें समझना चाहिए कि जब दो ऐसी पार्टियों का अलायंस होता है जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे विचारधारा के तौर पर, हाँ, वैचारिक रूप से, आता फिर हूं। वहां उस राज्य में किस तरह का कोऑर्डिनेशन होगा। महबूबा मुफ्ती जो हमेशा से सॉफ्ट मानी जाती थी आतंकवादियों के प्रति, अलगाववादियों के प्रति, और बीजेपी जो कि एक सर के बदले 10 सर हम लेकर आएंगे, इस लाइन पे चलती थी। ऐसे दो पार्टियों का, दो दलों का मिलन हुआ तो कंट्राडिक्शन आएंगे, और वो ग्राउंड जमीनी स्तर पे वो दिखेगा। सरकार बनने के बाद भी आप देखिए, सरकार वहां पे दोनों की है, दोनों मिलकर चला रहे हैं, लेकिन जब कोई बड़ी घटना होती है, बुरहान वाली के बाद ही देखिए, बुरहान वाली आतंकवादी, उसकी वो मारा जाता है, उसके बाद जो हिंसा हुई, तमाम यूथ सड़क पे आए, तो महबूबा मुफ्ती का बयान अगर आप क्लोजली एनालाइज करिए तो प्रो आर्मी नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसे सुरक्षा कर्मियों को, उनको हम पनिश करेंगे, इस तरह के बयान है। तो कभी मुझे नहीं लगता है कि महबूबा के साथ बीजेपी रहेगी, और केंद्र सरकार की वो पॉलिसी जो कंटिन्यूटी जो साहे साहब बोल रहे हैं, कौन सा बोल रहे हैं, वो उसको आगे बढ़ा पाएंगे ऐसा मुझे नहीं दिखता है। हालांकि आपके बात में एक बात है, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे, बताता हूँ। सिर्फ एक बात जोड़ूंगा, मैंने कहा कि सरकार की नीतियों में अमूमन कंटिन्यूटी होती है, और वो कंटिन्यूटी क्या है इसको पिन पॉइंट करने की जरूरत है कि किसी भी कीमत में हम, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये हमारी बेसिक पॉलिसी है, तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। कल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो भी यही स्पष्ट किया कि संविधान के दायरे के अंदर हम परमानेंट और लास्टिंग सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो संविधान के दायरे के अंदर, तो जब भारत सरकार काम करती है तो उस दृष्टिकोण से काम करती है, और वो बखूबी कर रही है। लेकिन जब आप भाजपा पीडीपी की सरकार की आप समीक्षा करेंगे तो फिर दूसरी चीज नजर आती है, जैसा मैंने कहा। ठीक बात। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? आप जो हम वक्त ब्रेक का है, इस चर्चा को विराम देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? कुछ दिन का हो चुका, जो कि 1.5 महीना हो गया है, इससे पहले भी कुछ इस तरह के चले थे, चाहे 2010 की बात हो, उससे पहले की बात हो। अंबिका सर, मेरा ख्याल है सोल्यूशन निकलेगा, और धीरे धीरे ये बात दिल्ली में रियलाइज की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी से है। आतंकवाद का, जिसके खिलाफ पूरे दुनिया में माहौल बन रहा है, उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है विभिन्न देशों में, और भारत भी अपने हिसाब से एक नई नीति बनाने में जुटा हुआ है। सोल्यूशन निकलेगा। कौन सर आपका? क्योंकि इस बार 15 अगस्त को जिस हिसाब से पीएम ने भी इसी के मद्देनजर संभवतः बलूचिस्तान का जो मुद्दा उठाया, कुछ दिन पहले तकरीबन 1.5 महीने के आसपास की बात है कि जब बीएसपी के कद्दावर नेता ने मायावती का साथ छोड़कर एक तरह का ऐलान किया था कि टिकटें बेची जा रही हैं, तब कहा गया था कि पहला ऐसा वाकया है। लेकिन उसके बाद कुछ वाकये और भी हुए हैं। उधर कांग्रेस ने शीला दीक्षित को उतारा, वो कितना कारगर है? बीजेपी की अपनी पूरी कोशिश है। इस पर बातचीत करने के लिए सबसे पहला रिएक्शन अंबिका सर आपसे, इस बार की फैक्टर क्या लग रहा है? कई लोग कई जगह जा रहे हैं, इस दौरान तो थोड़ी सी भगदड़ शुरू हुई है। मेन की फैक्टर आपको क्या लगता है जो इस बार की चुनावों में देखने को मिल सकता है? अभी पत्ते खुले नहीं है पूरे, प्रयास में सब लगे हुए हैं, लेकिन 2-3 बुनियादी बातें उत्तर प्रदेश के बारे में समझना जरूरी है, तब राजनीति वहां की समझ में आएगी। जी। देखिए, 4 दल हैं, लेकिन राजनीतिक भविष्य आज ठीक चौराहे पे खड़ा है। माओ से तुम कहा करते थे कि पॉलिटिकल पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ ए गन। आज वक्त बदल गया है, गोमती से बहुत पानी निकल चुका है। ये
सोशल कोalitions के थ्रू अब पॉलिटिकल पावर बहती है। कहने का मतलब हमारा राज्य, प्रदेश कहिए, हमारा देश पूरी तरह ये जातियों और वर्गों में बटा हुआ है। कोई भी दल एक वर्ग के समर्थन से नहीं जीत सकता, कम से कम दो या अधिक वर्ग चाहिए उसको। जैसे मुलायम सिंह यादव, उनके पास यादव हैं और मुस्लिम हैं, तो उनका एक पावरफुल सोशल कोalition बनता है। मायावती जी, वो भी बहुत पावरफुल है, उनके साथ दलित फोर्सेस हैं और अति पिछड़ी जातियां। अब अति पिछड़ी जातियों को भारतीय जनता पार्टी अपने ओर खींचने की कोशिश कर रही है और सफल भी हो रही है, क्योंकि उनका दलित कार्ड तो पिट गया, वो एक गलती के कारण दयाशंकर सिंह वाले एपिसोड पे, तो वो हो गया। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास सॉलिडली एक भी वर्ग नहीं है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास, ये पार्टी को कहा जाता था ये ब्राह्मण और बनियों की पार्टी लेकिन शीला दीक्षित को उतारा। आप सुनिए, ब्राह्मण और बनियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल ने दिखला दिया कि सब बनिया केजरीवाल के साथ चले गए दिल्ली में, है ना। तो और किला ध्वस्त हुआ भारतीय जनता पार्टी का। उसी तरह ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण प्रदेश में भाग गए 2007 में मायावती के साथ में। तो राम मंदिर आंदोलन के बाद जो एक बड़ा वर्ग ब्राह्मण, जो कि कमोबेश रिप्रेजेंट करता है पूरी ऊंची जातियों को, 4 ऊंची जातियां हैं, सबकी लीडरशिप नॉर्मली गांवों में भी ब्राह्मण करता है, तो वो किला तो ध्वस्त हो गया 2007 में, 2012 में। लेकिन इस बार ब्राह्मण फैक्टर क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है और अच्छी खासी तादाद है और इन्फ्लुएंशियल है। गांव में आप किसी पंडित का, ब्राह्मण का नाम लीजिए, तो कोई जब पैदा होता है तो ब्राह्मण चाहिए पूजा कराने को, स्मशान भी ले जाना है तो आपको ब्राह्मण चाहिए, है, रास्ते में मिल जाएगा तो पाए लगू पंडित जी, वो शुरू हो जाता है। तो समाज में एक नेतृत्व, नेचुरल नेतृत्व तो ब्राह्मण का हो जाता है। ब्राह्मण को इसलिए लुभाया जा रहा है कि ब्राह्मण के आने का मतलब है कि कमोबेश ऊंची जातियां पूरी तरह आपके साथ है। अब आप देखिए 2014, सब लोग कहेंगे कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं, 2014 में क्या हुआ? हाँ, क्या उस वक्त एक भी वर्ग इनके साथ नहीं था? मेरी थ्योरी है कि उस वक्त फ्लोटिंग वोट जो सबसे बड़ी तादाद में थी वो नरेंद्र मोदी जी के साथ थी। और आज भी मैं जब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में बात करता हूं तो मुझे फ्लोटिंग वोट, बिकॉज ऑफ मोदी जी इज परसेप्शन। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है इनका पोस्टर बॉय बड़ा ताकतवर है। ओके। और कुछ नहीं, तो पोस्टर बॉय की ताकत पे जो परसेप्शन बिल्ड हुआ है, तो उससे फ्लोटिंग वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नजर आती है। अच्छा, नजर आती है। ये उनकी ताकत है। अब आइए कांग्रेस पे, ब्राह्मणों की राजनीति। ब्राह्मण, दलित और तुर्क माने मुसलमान, ये 3 ऐसे जबरदस्त खंबे थे कांग्रेस पार्टी के जो ध्वस्त हो गए और लंबा समय हो गया उसको, तो लंबा समय हो गया। अब कांग्रेस के साथ कोई जाति नहीं है, कोई वर्ग भी नहीं है। तो उनकी थियरी है कि अगर ब्राह्मण आएंगे तो मुसलमान फिर आ जाएंगे। अच्छा। क्योंकि कोई भी आदमी अपना वोट बर्बाद नहीं होने देना चाहता है कि एक आए तभी दूसरा आने का रास्ता खुलता है, और नहीं तो 28-30 से ज्यादा तो आजकल कांग्रेस पार्टी लाती नहीं। अब माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी भी कमोबेश वही स्थिति है उत्तर प्रदेश में। आपने जो बात कही कि बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति कमोबेश एक जैसी है, जी है, उस पर लेकिन फ्लोटिंग वोट बीजेपी के साथ जी। क्या कास्ट गेनर और लूजर, अभी 4 पार्टियों को मुख्य तौर पर दे जाएं, एसपी बीएसपी को आप गेनर मानेंगे या लूजर मानेंगे, और कांग्रेस बीजेपी को किस पायदान पर देखेंगे? जैसे मान लीजिए उनका समाजवादी पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, और अखिलेश यादव के परिवार का कुछ कलेश जो भी है या उनकी छवि जैसे भी है, और उधर बीएसपी का, आप कैसे देखते हैं इनको? सीधी लॉजिक है कि एक पार्टी सत्ता में है, समाजवादी पार्टी, दे हैव एवरीथिंग टू लूज, बाकी 3 प्रयास में लगे हुए हैं, दे हैव नथिंग टू लूज। ओके। तो ये तो इंप्रूव ही करेंगे। मैं इसको इस तरह देखता हूं।
अभी अखिलेश यादव जी की आपने नाम ली, यहाँ पे एक गंभीर बात है, लेकिन मैं हल्के अंदाज में कहूंगा कि देखिए, आप कभी लखनऊ जाइए और गोमती का किनारा देखिए, क्या ब्यूटिफिकेशन का काम वहां हुआ है, चकाचौंध हो जाएंगे, लगेगा आप लंदन के थेम्स में आ गए हैं क्या। बिल्कुल बिल्कुल। इतना खूबसूरत, इतना प्रकाश युक्त और इतनी अच्छी सीढ़ियां, वो देखने लायक है, दर्शनीय स्थल बन गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा आप जाइए, मेट्रो का काम कैसा चल रहा है। आगरा से लखनऊ तक की जो सड़क बन रही है, ऐतिहासिक बन रही है, वो भी देखने की चीज है। डेवलपमेंट का काम ऐसा नहीं है अखिलेश यादव जी नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो छवि तो है उनकी। नहीं, वो है, लेकिन महत्वपूर्ण बात वो नहीं है कि वो छवि है। महत्वपूर्ण बात ये है कि हिंदुस्तान में और शायद विश्व में अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट कभी इशू ही नहीं होता है। उस इशू पे वोट नहीं पड़ते हैं, पढ़ते होते तो सर विंस्टन चर्चिल नहीं हार जाते वर्ल्ड वार जीते। लेकिन 2014 में सर मोदी जी जीते हैं उसको। मोदी जी जीते डेवलपमेंट प्लैंक पे, डेवलपमेंट पे नहीं। अच्छा। मोदी जी तो सत्ता में पहली बार आए हैं, उन्होंने डेवलपमेंट की होप जगाई। मतलब आप कहने का, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो कर रहे हैं, दर्जनों एग्जाम्पल दूंगा। अच्छा, साइबराबाद बना के चंद्रबाबू नायडू हार गए, कम काम किया उन्होंने। हाँ, बहुत काम किया। दिल्ली शीला दीक्षित का ही है ना। और नरेंद्र मोदी जी जीतते रहे, वो सिर्फ डेवलपमेंट पे नहीं जीतते रहे, बहुत से समीकरण। आपकी बात सुनकर तो पॉलिटिशियन हो सकता है डिप्रेशन में आ जाओ, कहते काम नहीं करेंगे हम। डिप्रेशन में नहीं, आपको एक वाकया बताता हूं। और एक अध्यक्ष हुआ करते थे पटना में विधानसभा के, नाम था राधानंदन झा जी, मेरे मित्र थे। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई आप ट्यूबवेल क्यों नहीं, गांव में रोज इतना दरखास्त आता है, क्यों नहीं लगवाते हैं। तो बोला, अरे हम जगन्नाथ मिश्रा की तरह, मुख्यमंत्री की तरह बेवकूफ हैं। 10 ट्यूबवेल लगाएंगे तो 1000 आदमी जिसके यहां नहीं लगेगा वो मेरे खिलाफ हो जाएगा, सिर्फ 10 खुश होगा। अब देखिए लॉजिक है ना। तो गांव का भारतीय समाज ऐसे भी चलता है। मतलब अनफॉर्चुनेट बात है, अनफॉर्चुनेट बात है। डेवलपमेंट की हम लोग सब बात करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी बात करती है। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं होता है। महत्वपूर्ण अभी उत्तर प्रदेश में आज का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या है, और वो इशू बना हुआ है। ओके, इसको मैं दूसरी तरह से पूछूं, क्या अखिलेश यादव का एक इमेज ये छटपटाहट होकर बढ़ेगी, लेकिन क्या सबसे ज्यादा प्रेशर में पार्टी आपके हिसाब से कौन है? भारतीय जनता पार्टी। चलिए, इसी नोट पर हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि बड़ा दांव है, और जो 2014 में जनादेश एक तरह से उत्तर प्रदेश ने दिया था, लिहाजा एक तरह का दबाव भारतीय जनता पार्टी पे होगा। बहुत धन्यवाद समय निकालने की, स्टूडियो में आने के लिए। कौशल आपका भी धन्यवाद, अत्यंत सर आपका भी बहुत धन्यवाद। तो लोकमंच में आज इतना ही, हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।